एक और द्रोणाचार्य नाटक की अन्य पाठ्य सामग्री जिसमें पात्रों के ऊपर टिप्पणी लिखने वाले प्रश्न के उत्तर प्रस्तुत किए गए हैं। आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर नाटक से संबंधित शीर्षक हैं जिनके ऊपर हमें टिप्पणी लिखना है और टिप्पणी लिखने वाला प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में चौथा प्रश्न आता है। पूरे नाटक में से 2 शीर्षक दिए जाएंगे जिसमें से एक ऊपर आपको टिप्पणी लिखना है जो 5 अंक के लिए एक प्रश्न होगा। और यह प्रश्न किस प्रकार लिखा जाएगा यहाँ आप फॉर्मेट देख सकते हैं। अगर आप अरविंद के ऊपर टिप्पणी लिख रहे हैं तो शीर्षक में अरविंद लिखेंगे, उसके बाद शीर्षक का परिचय देंगे जो इस प्रकार होगा। यह शीर्षक पाठ्यक्रम के नाटक एक और द्रोणाचार्य से लिया गया है। नाटक के रचनाकार शंकर शेष हैं। अरविंद इस नाटक का मुख्य पात्र है। तो यह हो गया शीर्षक अरविंद का परिचय। अब हम टिप्पणी इस प्रकार लिखेंगे। अरविंद जो कि एक शिक्षक है और अपनी नियमित आय से अपनी गृहस्थी खींच तान कर चला रहा है, लेकिन सत्ता के दबाव में आकर उसकी आदर्शात्मक सिद्धांत, उसकी सोच धरी की धरी रह जाती है और वह व्यवस्था की कठपुतली बनकर रह जाता है। पत्नी का नाम लीला है, एक बेटा है जिसका नाम सुदीप है। सुदीप को वे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, मेडिकल में भेजना चाहते हैं। एक विधवा बहन है जिसे हर महीने मनी ऑर्डर भेजता है तथा माँ कैंसर की बीमारी से पीड़ित है। अरविंद विमलेंदु के लिखे नाटक में द्रोणाचार्य के नाटक के पात्र का रोल करता है। अपने आदर्शों सिद्धांतों के कारण वह अपनी नौकरी में बहुत मुश्किलें झेलता है। घर की माली हालत अच्छी नहीं है जिससे पत्नी लीला ताने मारती रहती है। परेशान होकर वह अपने सिद्धांतों से समझौता करता रहता है। राजकुमार नामक शिष्य की नकल करने की रिपोर्ट बनाता है, लेकिन उसे नौकरी के बदले चुप रहना पड़ता है क्योंकि राजकुमार कॉलेज के प्रेसिडेंट का बेटा है। तो दूसरी तरफ चंदू जैसे ईमानदार छात्र को नकल के आरोप से बचा नहीं पाता, बदले में प्रिंसिपल बन जाता है। तो अनुराधा के बलात्कार के प्रयास की गवाह होकर भी चुप रह जाता है तथा अंत में प्रेसिडेंट की हत्या के आरोप में केस चल रहा होता है। चंदू इस घटना का गवाह था, लेकिन वह भी कोर्ट में वही जवाब देता है जो उसके गुरु अरविंद ने सिखाए हैं। इस प्रकार अरविंद एक कमजोर आदमी है जो अपने विचारों पर पक्का नहीं है और न ही कोई दृढ़ निर्णय ले पाता है, न ही परिस्थितियों का सामना डट कर करता है, हर बार समझौता करता जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह अरविंद के ऊपर टिप्पणी पूरी होती है जो 5 अंक के लिए है। अब हम अगला शीर्षक देखेंगे। दूसरा शीर्षक है लीला। तो परिचय आप देख रहे हैं, पात्रों के अनुसार उसी प्रकार रहेगा। अब हम सीधे टिप्पणी की ओर बढ़ते हैं। नाटक के मुख्य पात्र अरविंद की पत्नी है जो शुरू में पति के आदर्शों सिद्धांतों से बहुत प्रभावित होकर बहुत गर्व महसूस करती है और कम आमदनी में घर की गाड़ी जैसे तैसे खींचकर चलाती है, लेकिन जब तक अरविंद को ताने मारने से भी नहीं चूकती है। वह पति को मिस्टर सिन्हा के लड़के की कॉपियां लाकर देती है कि उसके नंबर बढ़ा दे, लेकिन वह नहीं बढ़ाता है तो कहती है कि यह नौकरी घर सब उसी की मेहरबानी से मिला है, इतना तो तुम्हें करना ही होगा। दूसरी तरफ राजकुमार के नकल के केस में भी कहती है कि प्रेसिडेंट से पंगा मत लो, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। चंदू का साथ देने से भी मना करती है क्योंकि ऐसा करने से कॉलेज के प्रेसिडेंट से दुश्मनी हो जाएगी और सुख सुविधाएं चली जाएगी। प्रेसिडेंट घर पर आता है तो लीला अरविंद को बोलने नहीं देती और कहती है कि मैं इन्हें सब समझा दूंगी। लीला के चरित्र से अरविंद का पात्र अधिक उभर कर आता है। लीला की तुलना महाभारत के पात्र द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि से की गई है। तो इस प्रकार लीला के ऊपर टिप्पणी यहाँ पूरी होती है। हम आगे बढ़ेंगे। अगला शीर्षक है यदु। परिचय आप देख रहे हैं। टिप्पणी है यदु अरविंद का मित्र है। यदु एक प्रैक्टिकल व्यक्ति है जो प्रोफेशनल एथिक्स को
कम महत्व देता है और अपने विषय में अधिक सोचता है। यदु का मानना है कि पहले अपनी चमड़ी बचाना चाहिए, फिर देश और दुनिया की भलाई की सोचना चाहिए। अरविंद को राजकुमार की रिपोर्ट न करने की सलाह देता है। अरविंद के नहीं मानने पर कहता है कि मैं तो सोच रहा था कि तुम कॉलेज के प्रिंसिपल बन जाओगे और मित्र होने के नाते मैं वाइस प्रिंसिपल बन जाऊंगा, लेकिन तुम्हें तो रहना ही नहीं आता। साथ ही अरविंद की पत्नी लीला को भी डांटता है कि इसे समझाने की जगह तुम भी इसके आदर्शों और सिद्धांतों के गुण गाती थी, अब झेलो। अरविंद को सच्चाई बताता है कि कॉलेज के अन्य सभी सहयोगी तुमसे नाराज हैं क्योंकि डीए बढ़ने वाला था और तुम्हारी इस हरकत के कारण वह खटाई में पड़ जाएगा। शहर में तुम्हारे नाम से नारे लग रहे हैं। तुमने दोनों ही काम गलत किए, एक तो राजकुमार को नकल करते पकड़ लिया, दूसरी रिपोर्ट बना दी और चंदू के साथ अलग दे रहे हैं। इस पर भी वह सलाह देता है कि भलाई इसी में है कि प्रेसिडेंट से समझौता करो, प्रिंसिपल बनो, राजकुमार की रिपोर्ट वापस लो और चंदू का साथ मत दो। तो यहाँ पर यदु के ऊपर जो टिप्पणी थी पूरी होती है। अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला शीर्षक है कृपी। परिचय आप देख रहे हैं वैसा ही रहेगा। हम सीधे टिप्पणी करते हैं। यह एक काल्पनिक पात्र है, महाभारत की कहानी का पात्र है। नाटक के मुख्य पात्र अरविंद की पत्नी की तुलना कृपी से की गई है कि आधुनिक समय में जो समस्याएं हैं वैसी ही समस्याएं महाभारत काल में भी थी, जिसे कृपी ने भोगा था और आज लीला भी उन्हीं हालातों से गुजर रही है, वैसे ही निर्णय लेती है। पति को अपने आदर्शों और सिद्धांतों का गला घोटने को मजबूर करती है। बेटा अश्वत्थामा गोरस या दूध पीने की जिद करता है तो वह उसे दूध की जगह आटे का घोल पिलाती है और गाय रखने की उसके पति की आर्थिक स्थिति नहीं थी। अपने पति द्रोणाचार्य को जबरदस्ती राजा द्रुपद के पास सहायता मांगने भेजती है कि तुम दोनों मित्र हो, मिलने से वह जरूर तुम्हारी सहायता करे। ऐसा कृपी का सोचना था, लेकिन ऐसा न होने पर वह द्रोणाचार्य को ही गलत ठहराती है कि जरूर तुमने अकड़ दिखाई होगी। बाद में उनके घर भीष्म आकर उन्हें राजपुत्रों का आचार्य बनाने का आग्रह करते हैं तो कृपी द्रोणाचार्य के कुछ बोलने से पहले ही हामी भर देती है और कहती है कि गुरु पूर्णिमा के दिन वे राजधानी पहुंच जाएंगे और द्रोणाचार्य को द्रुपद से बदला लेने के लिए उकसाकर अपनी सुख सुविधाओं की व्यवस्था कर लेती है। तो इस प्रकार कृपी की टिप्पणी भी पूरी होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला शीर्षक है अश्वत्थामा। परिचय आप देख रहे हैं। सीधे हम टिप्पणी पर बढ़ते हैं। महाभारत का एक पात्र है द्रोणाचार्य और कृपी का बेटा। अपनी माँ से गोरस या दूध पीने के लिए जिद करता है और न मिलने पर सिर पटककर रोने लगता है कि जब तक गोरस नहीं मिलेगा ऐसे ही सिर पटकता रहूंगा। तब माँ मजबूर होकर उसे आटे का घोल पिलाती है तो वह बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छा है, क्योंकि उसे तो दूध का स्वाद ही नहीं मालूम था। दूध पीकर कहता है क्षत्रियों को बताऊंगा कि गोरस पिया है, वे मुझे दरिद्र ब्राह्मण का बेटा कहे। वह परिस्थितियों से परेशान रहता है लेकिन किसी भी बात का विरोध नहीं कर पाता। अपनी माँ से कहता है कि तुमने मुझे विरोध करना क्यों नहीं सिखाया। कुरुवंश की बहू द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तब मैं भी वहां था। मैंने क्यों नहीं द्रौपदी की चीख पुकार सुनकर उसकी सहायता की। क्यों पिताजी चुप थे, वे तो गुरु थे, क्या वे उनकी बात नहीं मानते। तभी से चुप रहने की आदत डालनी है। अपनी माँ को बोलता है कि माँ मुझे आटे का घोल पिलाने की जगह उस दिन जहर दे देना था, मैं कम से कम समझौते की संतान तो नहीं बनता। तो इस प्रकार अश्वत्थामा की टिप्पणी पूरी होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला शीर्षक है द्रोणाचार्य। यह शीर्षक पाठ्यक्रम के नाटक एक और द्रोणाचार्य से लिया गया है। नाटक के रचनाकार
शंकर शेष है और यह एक मिथक पात्र है। मिथक अर्थात मिथ, जिसे हम सच नहीं मानते लेकिन झूठ भी नहीं मान पाते, और ऐसे विषयों को मिथ कहा जाता है। तो ये इसी प्रकार के एक पात्र हैं। नाटक के मुख्य पात्र अरविंद की तुलना महाभारत काल के शिक्षक द्रोणाचार्य से की गई है और उसी के आधार पर नाटक का शीर्षक भी रखा गया है। द्रोणाचार्य एक बुद्धिमान, ब्राह्मण, आदर्शवादी, सिद्धांतवादी, गरीब आचार्य थे। अपनी योग्यता से परिवार की अच्छी देखभाल करना मुश्किल था। पत्नी कृपी के कहने पर वह अपने मित्र द्रुपद से सहायता मांगने जाते हैं, लेकिन वह अपमान करके भगा देता है। दुखी होते हैं तभी उनके घर भीष्म पितामह आते हैं और उनके चमत्कार से प्रभावित होकर राजपुत्रों के आचार्य बनने की प्रार्थना करते हैं। इस पर वे कुछ बोले इससे पहले ही पत्नी कृपी स्वीकृति दे देती है कि गुरु पूर्णिमा के दिन वे राजधानी आ जाएंगे। अंत में पत्नी कृपी को ही दोष देते हैं कि तुमने अपनी सुख सुविधाओं के लिए मुझे शासन का गुलाम बना दिया, अन्न का गुलाम बना दिया। हर अन्याय पर न चाहकर भी मैं चुप रहा, क्योंकि अगर कुछ बोलूंगा तो जीवन की सुविधाओं से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा करके वे न एक अच्छे पति, न पिता और न ही एक अच्छे गुरु बन सके। वनवास जाते समय उनके शिष्य आशीर्वाद लेने तक नहीं आए, क्योंकि उन्होंने अपना गुरु उन्हें अब मानने से अस्वीकार कर दिया। तो इस प्रकार द्रोणाचार्य के ऊपर टिप्पणी पूरी होती है। अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला शीर्षक है चंदू। यह शीर्षक पाठ्यक्रम के नाटक एक और द्रोणाचार्य से लिया गया है। नाटक के रचनाकार शंकर शेष हैं। यह एक सहपात्र है। नाटक के मुख्य पात्र अरविंद का चहेता छात्र है चंदू। चंदू परीक्षा में नकल नहीं कर रहा था, लेकिन प्रोफेसर मिश्रा, जिनकी उस दिन ड्यूटी थी, उन्होंने चंदू के हाथ में एक कागज का टुकड़ा देखा और नकल करने के आरोप में उसे पकड़ लिया। जबकि राजकुमार चाकू रखकर नकल कर रहा था, तो वे इसे अनदेखा कर रहे थे और चंदू के खिलाफ रिपोर्ट बना दी गई। चंदू अरविंद को बताता है कि मुझे जानबूझकर बलि का बकरा बनाया जा रहा है, क्योंकि मेरे पिता से कॉलेज के प्रेसिडेंट का राजनीतिक विरोध है। मेरे पिता भी म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में खड़े होने वाले हैं और प्रेसिडेंट भी, इसलिए मेरे पिता के नाम पर कीचड़ उछालना चाहते हैं और मुझे जबरदस्ती नकल करने का आरोप लगा रहे हैं। अरविंद से साथ देने को बोलता है और धमकी भी देता है, लेकिन अरविंद के बदल जाने पर दुखी होकर शहर छोड़कर चला जाता है और चंदू कॉलेज की लड़की अनुराधा से प्रेम करता है। जीवन से निराश होकर आत्महत्या करने जाता है, तो वहां पर देखता है कि पहाड़ी पर अरविंद और प्रेसिडेंट पहाड़ी पर से तराई के गांव का मेला देख रहे हैं और अरविंद का हाथ प्रेसिडेंट के पीठ पर था और प्रेसिडेंट लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। प्रिंसिपल अरविंद वहां से भाग गया, लेकिन कोर्ट में चंदू कहता है कि मैं नहीं कह सकता कि अरविंद ने धकेला है या नहीं, क्योंकि उसे अब अपने शिक्षक पर विश्वास नहीं रहा और अरविंद को भी वही मिला जो उसने अपने शिष्य चंदू को दिया था। अगला शीर्षक है राजकुमार। नाटक के रचनाकार शंकर शेष हैं और राजकुमार इस नाटक का एक खल पात्र है। यह खलनायक है। कॉलेज प्रेसिडेंट का बेटा है, शहर का सबसे बड़ा गुंडा है। परीक्षा में चाकू रखकर नकल करता है। नकल करते पकड़े जाने पर आंदोलन और प्रोफेसरों को जान से मारने की धमकी देता है। कॉलेज के प्रोफेसर को अपना
नौकर समझता है 3 साल से नकल करता आ रहा है, उसे कोई पकड़ने की हिम्मत नहीं करता है। लेकिन प्रोफेसर अरविंद ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, जिससे अरविंद की नौकरी मुश्किल में पड़ गई। इतना ही नहीं, राजकुमार ने कॉलेज के बगीचे में ही कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की अनुराधा पर दिन दहाड़े बलात्कार की कोशिश भी की थी, और इस बार भी प्रिंसिपल अरविंद ही इसके गवाह थे। उस गवाह को भी राजकुमार पिता के बल पर बदल देता है और स्वयं बच जाता है। अगला शीर्षक है अनुराधा। यह शीर्षक पाठ्यक्रम के नाटक एक और द्रोणाचार्य से लिया गया है। नाटक के रचनाकार शंकर शेष हैं और अनुराधा इस नाटक की एक स्त्री पात्र है और एक महत्वपूर्ण पात्र भी है। अरविंद के कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की एक दिन कॉलेज के बगीचे में 4 बजे करीब बैठी थी, किसी का इंतजार कर रही थी। तभी राजकुमार वहां आ जाता है और उस पर जोर जबरदस्ती करता है। इतने में प्रिंसिपल पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि अनुराधा बचने की कोशिश कर रही है। अनुराधा राजकुमार पर केस करना चाहती है। इसके लिए उसे आंखों देखे गवाह अरविंद की सहायता की जरूरत थी। वह तैयार हो जाता है। अनुराधा के माता पिता उसे मना करते हैं कि केस न करे, लेकिन वह नहीं मानती। लेकिन 5,000 रुपए में उसके पिता अपना ईमान बेच देते हैं, अपना विरोध बेच देते हैं, और वह यह भी समझ जाती है कि जैसे अरविंद ने पहले भी चंदू को धोखा दिया था, वो मुझे भी देंगे। क्योंकि जब वो बात करने आती है तब वे अरविंद उसकी सहायता के लिए बोलते हैं, लेकिन जैसे ही फोन आता है, फोन पर बात होती है, तो अरविंद जब उसे समझाने लगते हैं कि तुम अपने पिता की बात मानो, तो वह समझ जाती है कि एक ही सहारा अरविंद उसका साथ नहीं दे पा रहा है। तब वहां से वह निकल जाती और अरविंद के आने से पहले वह चंदू को एक चिट्ठी भी लिखती है। यह चिट्ठी का जिक्र चंदू कोर्ट में करता है। अनुराधा चंदू से प्रेम करती है और एक ट्रक के नीचे आकर उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला शीर्षक है विमलेंदु। यह शीर्षक पाठ्यक्रम के नाटक एक और द्रोणाचार्य से लिया गया है। नाटक के रचनाकार शंकर शेष है और यह एक मरा हुआ पात्र है। इस नाटक में विमलेंदु ने एक नाटक लिखा था जिसका पात्र द्रोणाचार्य का रोल अरविंद ने किया था। विमलेंदु को छात्रों ने मार डाला था। मरने के बाद सभी ने उसे बलिदानी कहा था। अरविंद अपनी समस्याओं से परेशान था। तभी विमलेंदु की आत्मा प्रकट होती है और उसे सच्चाई बताने की कोशिश करता है कि मैं जिंदा रहना चाहता था, मेरी पत्नी और बच्ची के साथ रहना चाहता था, लेकिन मार दिया गया। मैं बिल्कुल मरना नहीं चाहता था। मरने के बाद मेरी पत्नी परेशान है, नौकरी के लिए भटक रही है। सभी भरोसा देते हैं पर नौकरी नहीं देते। एक नौकरी मिली भी है तो उसका बूढ़ा बॉस उस पर बुरी नजर रखता है, प्रमोशन का लालच देता है। इस प्रकार वह अरविंद को अपने आदर्शों और सिद्धांतों को दूर रखने की ओर इशारा करता है, क्योंकि उसकी मौत को सभी ने भुनाने की कोशिश की। सहानुभूति किसी को नहीं है और सहानुभूति से किसी का कोई फायदा नहीं होता है। और वह अरविंद को अच्छे से समझाने के लिए महाभारत के पात्रों का संदर्भ देता है और समझाने का प्रयास करता है, जिसे हम देखते हैं कि नाटक बीच बीच में फ्लैशबैक में चला जाता है। तो इस प्रकार विमलेंदु के ऊपर की टिप्पणी पूरी होती है। चलिए अब इसी नाटक का हम एक और अन्य पात्र देखते हैं टिप्पणी के लिए, जो है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट भी जो शीर्षक है वह एक और द्रोणाचार्य नाटक से लिया गया है, जिसके रचनाकार शंकर शेष हैं और यह एक खल पात्र है इस नाटक का। तो प्रेसिडेंट है
जो स्वयं पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन उसने कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रखे हैं और वह स्कूल कॉलेज को, शिक्षा को एक बिजनेस समझता है। वह स्कूल कॉलेज के नाम पर मिलने वाली सभी रियायतें लेता है और उसमें पैसा लगाकर उसका फायदा वह उठाता रहता है। साथ ही स्कूल के नाम पर, कॉलेज के नाम पर मिलने वाले ग्रांट लेता रहता है और उसका भी, उन पैसों का भी वह व्यापार ही करता है। अर्थात उसके लिए स्कूल कॉलेज शिक्षा संस्थान नहीं है, वह एक केवल पैसे बनाने का, कमाई का स्थान है। और वह जिस प्रकार का, जिस सोच का, जैसे चरित्र का व्यक्ति है, उसका बेटा भी वैसा ही है। और वह भी म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में खड़ा होने वाला था, जिसके कारण अपने विरोधी के बेटे को किसी तरह से फंसाकर उस पर कीचड़ उछालना चाहता था, जिससे अपनी छवि सुधर सके। तो हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वह अपना चरित्र उज्जवल बनाने की जगह दूसरे का चरित्र खराब कर रहा है, और वैसा ही उसका बेटे का स्वभाव भी है। इसके भी अलावा जो प्रेसिडेंट है वह सारे पैंतरे जानता है। वह लालच देकर, धमकाकर अरविंद को अपना इरादा बदलने के लिए मजबूर कर देता है और सफल भी हो जाता है। और इस प्रकार वह इरादा बदलने के लिए कहकर उसे प्रिंसिपल बनने का ऑफर देता है, प्रिंसिपल बनाता है। और उस पर इतना विश्वास हो जाता है कि वह जब बीमार पड़ जाता है, उसे ब्लड प्रेशर हो जाता है, और जब डॉक्टर की सलाह पर सुबह शाम घूमने जाता है तो अरविंद के साथ जाता है। घूमने गया था तब वह एक पहाड़ी से नीचे के गांव का मेला देख रहा था। उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाता है तथा उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ प्रेसिडेंट के ऊपर टिप्पणी भी पूरी होती है। स्वागत है। इस वीडियो में हम एक और द्रोणाचार्य नामक नाटक की अन्य पाठ्य सामग्री के अंतर्गत ससंदर्भ व्याख्या, किस प्रकार प्रश्न आते हैं और कैसे उत्तर लिखने का फॉर्मेट होता है, इस पर प्रकाश डालेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, जो आपको प्रश्न पत्र में दूसरा प्रश्न आता है। ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। कोई दो 7 अंक के लिए 2 प्रश्न होते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है, जिसके लिए पूरे नाटक में से 3 सेंटेंस दिए जाएंगे, जिनमें से किसी 2 की आपको ससंदर्भ व्याख्या करना है। तो यहाँ दिया गया है, पहला वाक्य है, सोचो तो घर अंधेरा रखकर मंदिर में दिया जलाने से कोई फायदा होगा। और यहाँ पेज नंबर दिया गया है, जो आपको परीक्षा में नहीं लिखना है, आपको पढ़ने में सुविधा हो या आपकी सुविधा के लिए यह पेज नंबर दिया गया है। तो अब हम फॉर्मेट की ओर देखते हैं कि सबसे पहला साइड हेडिंग या बिंदु होता है संकेत। संकेत लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप 3 में से कौन से 2 प्रश्न कर रहे हैं यह ठीक से समझ में आ सके। तो यह संकेत किस प्रकार लिखा जाता है, यह देख रहे हैं कि पहले के 2 शब्द लिखे गए हैं, बीच में खाली स्थान और फिर अंत के 2 शब्द लिखे गए हैं। इसी प्रकार आपको परीक्षा में भी लिखना है। इसके बाद दूसरा बिंदु आता है प्रसंग। तो यह जो वाक्य दिया गया है वह कहाँ से लिया गया है, किस प्रसंग से लिया गया है। तो आपको इस प्रकार लिखना है कि पाठ्यक्रम के नाटक एक और द्रोणाचार्य लेखक शंकरशेष से यह वाक्य लिया गया है। संदर्भ है कि यह जो प्रसंग आया है वह किस संदर्भ में आप उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो संदर्भ है, प्रिंसिपल लीला से अरविंद के विषय में कहता है। अब जो वाक्य दिया गया है उसको समझाकर लिखना है, जो व्याख्या के अंतर्गत आता है। तो वह इस प्रकार है, अरविंद परीक्षा में राजकुमार को नकल करके पकड़कर उसकी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भेजने का पक्का कर लेता है। तो उस पर सभी तरह से रिपोर्ट न करने का दबाव आने लगता है, क्योंकि राजकुमार कॉलेज प्रेसिडेंट का बेटा है, और अगर वह रिपोर्ट करता है तो अरविंद के साथ साथ
अन्य सभी कर्मचारियों का भी डीए रुक जाएगा। इसीलिए प्रिंसिपल भी परेशान है और वह अरविंद के घर आकर पत्नी लीला को समझाता है कि ऐसा करने से नौकरी चली जाएगी और अपना नुकसान करके नाम कमाना उचित नहीं है। उसे समझाओ उसका ऐसा करने से उसका नाम खराब होगा और इतना ही नहीं, ऐसा करके वह तुम्हें और पूरे परिवार को परेशानी में डाल देगा। अर्थात भला करना है तो पहले अपना भला करो। अगर अपना भला नहीं करते हो, घर में अंधेरा रखकर समाज में उजाला करना या सामाजिक कार्य करना यह ठीक नहीं है। पहले अपना भला करो, तब जाकर दूसरों का भला करो। यही अक्लमंदी है, ऐसा प्रिंसिपल लीला को समझाता है। विशेषता है, साधारणतः जब लोग अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते तो उसे करने के लिए दूसरों के व्यक्तिगत जीवन में घुसकर अपना काम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे प्रिंसिपल अरविंद के घर जाकर रिपोर्ट वापस लेने के लिए उसकी पत्नी से कहता है, तो उसका उद्देश्य अपनी नौकरी बचाना है, न कि कॉलेज की इमेज की या अरविंद की चिंता है उसे, न ही अरविंद के घर परिवार की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सारे बिंदु पूरे होते हैं और अगले वीडियो में हम केवल व्याख्या और विशेषता पर चर्चा करेंगे। दूसरा वाक्य है, केवल औरत ही मर्द को समझा सकती है, वह उससे नौकरी करना सीखे। तो संदर्भ हम देखेंगे, यह वाक्य प्रिंसिपल लीला से कहता है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है कि अरविंद को समझाने के बाद भी राजकुमार की नकल की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को भेजने से नहीं मानता, तो कॉलेज का प्रिंसिपल अरविंद की पत्नी के पास आता है और उसे अरविंद को समझाने के लिए कहता है कि जिस कारण विमलेंदु के साथ जो हुआ वैसी हालत अरविंद के साथ न हो, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम उसे समझाओ। विमलेंदु की बात सुनकर लीला घबरा जाती है और कहती है कि अरविंद को मैं हर तरह से समझाऊंगी। लीला की इसी बात पर प्रिंसिपल कहता है कि हाँ, दुनियादारी की बात तुमने ठीक की है, सिद्धांत आदर्श सब अलग बात है और एक महिला ही आदमी को समझा सकती है कि उसे जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना चाहिए। सिद्धांत और आदर्श से घर नहीं चल सकता। तो यह व्याख्या पूरी होती है। विशेषता है कि कॉलेज प्रिंसिपल एक रीढ़हीन आदमी है, अर्थात उसकी बैकबोन नहीं है, उसके आदर्श सिद्धांत कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वह इस वाक्य में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहता है कि व्यक्ति को अपने व्यवसाय में, चाहे वह नौकरी करे या व्यापार, उसे अपने आदर्श सिद्धांत का तालमेल अपनी जिम्मेदारियों के साथ बनाना आना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य की ससंदर्भ व्याख्या और विशेषता पूरी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा वाक्य है, इस बार हम लोग कॉलेज की ईंट से ईंट बजाकर रख देंगे, हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। संदर्भ है, चंदू अरविंद से कहता है। व्याख्या है, चंदू परीक्षा में नकल करने के अपराध में पकड़ा गया, उसकी रिपोर्ट भी यूनिवर्सिटी भेज दी गई, लेकिन उस पर झूठा आरोप लगाया गया था। इसीलिए चंदू बहुत विश्वास के साथ अरविंद के पास न्याय दिलवाने के लिए जाता है कि मैंने तो सिर्फ जमीन पर पड़ा कागज उठाया कि प्रोफेसर मिश्रा को दे दूं, लेकिन उन्होंने उल्टा मुझे ही पकड़ लिया, जबकि राजकुमार चाकू रख कर नकल कर रहा था, उसे वे नहीं देख रहे थे। यह मेरे साथ अन्याय हुआ है। इस लड़ाई में आपका साथ मुझे चाहिए, आपको हमारा साथ देना होगा। हम सभी छात्र इस अन्याय के विरोध में पक्का इरादा कर चुके हैं, चाहे जिसका सामना करना पड़े जरूर करेंगे, लेकिन यह न्याय लेने की लड़ाई है, इसे हम हर कीमत पर लड़ेंगे। यह वाक्य की व्याख्या है कि वह क्या कहना चाह रहा था। तो विशेषता हम देखेंगे कि चंदू अरविंद का प्रिय छात्र है, क्योंकि दोनों के आदर्शों और सिद्धांत मिलते हैं। दोनों की आवश्यकताओं और परिस्थिति में अंतर है, फिर भी चंदू के इरादे देखकर अरविंद उसके साथ खड़ा होना चाहता है, लेकिन परिस्थितियां साथ नहीं देती। और चंदू भी कहता है मुहावरे में कि ईंट से ईंट बजा देंगे, अर्थात हम पूरी ताकत लगा देंगे इस
न्याय को पाने के लिए अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये 3 प्रश्न जो संभावित प्रश्न है वो तो पूरे होते हैं, लेकिन पूरी किताब में से आपकी सहायता के लिए कुछ और ससंदर्भ व्याख्या यहाँ पर प्रस्तुत की गई है, जो इस प्रकार है। अगला वाक्य है, उसे मारिए गोली। अब क्या कहूँ, निहायत बेवकूफ किस्म का आदमी है, न पर्सनालिटी है न ग्रेस। तो संदर्भ है कि यह वाक्य प्रेसिडेंट अरविंद से कहता है। व्याख्या इस प्रकार है, अरविंद जब किसी के कहने पर भी राजकुमार के नकल की रिपोर्ट वापस लेने को तैयार नहीं होता है, तो कॉलेज का प्रेसिडेंट खुद उससे बात करने आता है। पहले तो वह कॉलेज को बंद करने की धमकी देता है, लेकिन उससे न डरता देखकर प्रेसिडेंट तुरंत दूसरा पासा डालता है और प्रिंसिपल को बुरा बोलकर अरविंद को प्रिंसिपल बनाने का लालचपूर्ण ऑफर भी देता है और यह भी कहता है कि सब कमियों के बावजूद उसे 60 साल पूरे होने वाले हैं। उसे अर्थात प्रिंसिपल जो वर्तमान में प्रिंसिपल है वह अब 60 साल का होने वाला है। सोचता हूँ उसे रिटायर कर दूं। मतलब प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट तरीके से अरविंद को प्रिंसिपल बनाने और रिपोर्ट वापस की डील बता रहा है। प्रिंसिपल को इन्हें इसलिए निकाल रहा है क्योंकि उसे अपने बेटे राजकुमार को बचाना है, अन्यथा प्रेसिडेंट को उस प्रिंसिपल से कोई परेशानी नहीं थी। साथ ही अरविंद को भी अच्छा कहना था, अर्थात प्रेसिडेंट के सामने केवल एक ही बात थी कि किसी तरह से वह राजकुमार को बचा ले, चाहे पुराने प्रिंसिपल को निकाल दे या अरविंद को प्रिंसिपल बना ले। उसे अपने बेटों को बचाने के लिए चाहे जो करना हो वो करेगा। और विशेषता इस प्रकार है कि प्रेसिडेंट जैसे व्यक्ति हर समय मौके की तलाश में रहते हैं और कोई भी डील बनाते हैं उसमें अपना फायदा देखते हैं। अरविंद को प्रिंसिपल बनाकर बेटे को बचाना ही उसका उद्देश्य है, जबकि उसे कोई भी प्रिंसिपल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कॉलेज के नाम पर अपना धंधा खुलकर चलाता है, बहुत अच्छा चलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य है, घर से जाने क्या सोचकर चला था, लेकिन आपने ऐसा रुख अपना लिया कि बात धरी की धरी रह गई। प्रसंग पूर्वत रहेगा। संदर्भ है, कॉलेज प्रेसिडेंट अरविंद से कहता है। व्याख्या है, अरविंद राजकुमार की रिपोर्ट वापस लेने का इरादा नहीं बदलता तो कॉलेज का प्रिंसिपल खुद उसके घर आकर हर तरह से समझाने की कोशिश करता है। कॉलेज बंद करने की धमकी भी देता है, लेकिन अरविंद अपने इरादे पर अटल रहता है। तो प्रेसिडेंट उसे प्रिंसिपल बना देने का ऑफर देता है और कहता है कि मैं तो घर से निकला था यही सोचकर कि मैं तुम्हें प्रिंसिपल बनाऊंगा, लेकिन यहाँ फालतू की बातें इतनी निकल गई कि जो सोचकर आया था वह अलग रह गई और ना जाने क्या क्या बातें यहाँ पर हो गई और फालतू की बातें मैं करता रहा। आपने भी दूसरी बातें करके मुझे उलझा दिया। मैं तो आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। इस तरह से वह प्रेसिडेंट अरविंद की प्रशंसा उसके मुख के सामने करके ही उससे किसी तरह से अपना उल्लू सीधा कराना चाहता है। विशेषता है कि प्रेसिडेंट पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, लेकिन वह एक सच्चा बिजनेसमैन है और वह हर तरीके से अरविंद को शीशे में उतार कर अपने बेटे राजकुमार को बचाना चाहता है। वह एक एम्प्लॉय के रूप में अरविंद का पूरा फायदा उठा रहा है। धमकी से काम नहीं बना तो लालच में फंसाना भी जानता है और साथ ही उसके घर पर आकर बात करता है, जिससे पत्नी के द्वारा भी अरविंद पर दबाव डाला जा सके। तो यहाँ इसकी व्याख्या और विशेषता पूरी होती है। हम आगे बढ़े। अगला वाक्य है, चेहरे केवल जिंदा रहते बदले जा सकते हैं, 1, 2, 10, 100, पर मृत्यु चेहरा हमेशा के लिए उतार कर रख देती है। तो यह वाक्य संदर्भ है कि विमलेंदु अरविंद से कहता है। व्याख्या इस प्रकार है कि प्रेसिडेंट अरविंद के घर आकर उसे राजकुमार की रिपोर्ट वापस लेने के लिए कहता है और
नहीं मानने पर प्रिंसिपल बनाने का लालच देकर जाता है। तो यदु और लीला उस पर दबाव डाल रहे होते हैं कि अरविंद, तुम प्रेसिडेंट की बात मानो और प्रिंसिपल बन जाओ। सिद्धांत और आदर्शों को एक तरफ रखो, जिंदगी को प्रैक्टिकल होकर देखो। हमारा जीवन सुधर जाएगा। चंदू का साथ देने से तो परेशानी ही हाथ लगेगी। इस दबाव से अरविंद परेशान हो जाता है और सभी को वहां से भगाकर अकेले बैठा रहता है। तभी वहां उसे विमलेंदु की आवाज सुनाई देती है, तो घबरा जाता है कि विमलेंदु तो मर गया, फिर उसकी आवाज कैसे आ रही है। तब वह आवाज से पूछता है कि तुम्हारा चेहरा क्यों नहीं दिखाई देता। जब भी अरविंद परेशान होता है तो विमलेंदु की आत्मा उसका मार्गदर्शन करती है। विशेषता है, विमलेंदु बहुत ही रहस्यपूर्ण बात कहता है कि जीते जी अपने रूप मनुष्य बदलता रहता है। जैसे प्रेसिडेंट कभी तो दुष्ट हो जाता है, कभी तो बहुत अच्छा, लेकिन मरने के बाद चेहरे बदलने की, चरित्र बदलने की, दिखावा करने की, स्वार्थीपना करने की औकात किसी की नहीं रह जाती। अगला वाक्य है, मैंने वैसा कुछ नहीं किया। जीवन में इतनी समर्पित भाषा कभी नहीं निकली मेरे मुंह से, फिर भी अपमान। तो संदर्भ हम देखते हैं कि द्रोणाचार्य कृपि से कहते हैं। व्याख्या इस प्रकार है, आर्थिक स्थिति से परेशान होकर द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि उन्हें सहायता मांगने के लिए द्रुपद के पास भेजती है। द्रोणाचार्य जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन पत्नी के दबाव और जिम्मेदारियों ने जाने और सहायता मांगने के लिए मजबूर किया। लेकिन द्रुपद अपमान करके भगा देता है। यह सुनकर कृपि द्रोणाचार्य को ही कहती है कि तुमने जरूर अपने ज्ञान की अकड़ दिखाई होगी, इसीलिए उसने ऐसा व्यवहार किया होगा। यह सुनकर द्रोणाचार्य कहते हैं कि मैंने बहुत ही संयम पूर्वक प्रार्थना करके उससे बात की थी, फिर भी मुझे अपमान मिला। द्रोणाचार्य बहुत दुखी और परेशान हो जाते हैं, अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। विशेषता है, व्यक्ति जब मजबूरी में किसी के सामने हाथ फैलाता है तो यह उसके लिए सबसे बड़ा संकट होता है, लेकिन जब उसमें भी निराशा हाथ लगती है तो स्थिति मृत्यु के समान हो जाती है। तो यहाँ इसकी व्याख्या और विशेषता पूरी होती है। अब हम आगे बढ़ें। अगला वाक्य है, मेरे संस्कारों में ऐसी क्या गड़बड़ी थी जो मेरा खून गर्म नहीं हुआ, मेरे शब्द फुफकार खड़े नहीं हुए। संदर्भ है, अश्वत्थामा अपनी माँ कृपि से पूछता है। व्याख्या इस प्रकार है कि अरविंद जब अनुराधा की आत्महत्या का आरोप अपने ऊपर लेकर परेशान होता है, तब विमलेंदु की आत्मा आकर उसे समझाती है कि मेरे लिखे नाटक में यह हुआ था। जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य भी चुप थे, और बाद में अश्वत्थामा को पछतावा होता है कि उस समय अन्याय के विरोध में क्यों नहीं बोला, और आज उसी तरह अरविंद को बुरा लग रहा है कि समझौता करना उसकी नियति बन गया है, चुप रहना उसकी आदत बन गई है। यही विमलेंदु उसे बताता है, पुराने समय से चला आ रहा है कि अन्याय के सामने चुप रहकर देखते रहो, धीरे धीरे खून की गर्मी कम हो जाएगी, तब तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। विशेषता है कि अरविंद प्रायश्चित करना चाहता है, लेकिन अन्याय के खिलाफ चुप रहने का कोई प्रायश्चित नहीं होता। इसलिए परिस्थितियों पर हमें कैसा रिएक्शन देना चाहिए, बहुत सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। हर बार परिस्थितियों से समझौता करना व्यक्ति का चरित्र बदल देता है, और अश्वत्थामा कहता है कि मेरे संस्कारों में ही कहीं गड़बड़ी थी। अब हम अगला और इस वीडियो का अंतिम वाक्य देखते हैं। मेरे भीतर के उस आदमी को जगाया जो बदला लेता है, जो अपने अहंकार को संसार से बड़ा मानता है। तो यह वाक्य है, इसका संदर्भ है द्रोणाचार्य कृपि से कहते हैं। व्याख्या इस प्रकार है कि विमलेंदु अरविंद को अपने नाटकों के पात्रों के डायलॉग याद दिलाता है कि ऐसी स्थिति उस
नाटक में भी थी, जैसी आज अरविंद के सामने है। उसने भी परिस्थितियों से समझौता कर लिया और द्रोणाचार्य राजपुत्रों के गुरु बने तो पॉलिसी में बंधकर रह गए और व्यक्तिगत स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को युद्ध की भाषा सिखाई, अपने अहंकार को तृप्त किया, अपने व्यक्तिगत दुश्मन से बदला लेने के लिए सेना तैयार की। जैसे जैसे समय में आकर खड़ा व्यक्ति बनता गया, वैसे वैसे मैं मन से छोटा व्यक्ति बनता गया, इतना छोटा बनता गया कि द्रौपदी का अपमान भी चुपचाप रहकर देखता रहा। इस घटना को याद दिलाकर विमलिंदु की आत्मा अरविंद को समझाना चाह रही है। विशेषता है कि इस घटना में यही सीख मिलती है कि हमारे भी डिसीजंस लेने और उस पर आगे बढ़ने से पहले अच्छी तरह सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो आगे बढ़ जाने के बाद जाकर भी वापस आना बहुत मुश्किल होता है, जैसे द्रोणाचार्य के साथ हुआ कि उन्हें ये सारे अन्याय या वे जो कुछ कार्य कर रहे थे बुरे भी लग रहे थे, लेकिन वे पॉलिसी से बंध गए, क्योंकि शासन में रहकर हर व्यक्ति को पॉलिसी का अनुपालन करना पड़ता है।